सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। इंतहाई अफसोस के साथ हमने वो कल खबर सुनी और ज़ाहिर है अली रज़ा आब्दी साहब बहुत बेहतरीन सियासतदान थे, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। वाक़ई के हवाले से बता दें कि ज़ाहिर है हमने देखा कि कराची में अमन व अमान कायम हुआ, लेकिन शायद वो अमन व अमान मुल्क दुश्मनों से हज़म नहीं हुआ। कल दहशत गर्दी का यह वाक़या हुआ साबिक़ रुकन असम्बली अली रज़ा आब्दी के घर के पास। जब वो अपने घर वापस आ रहे थे तो दो मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से उन्हें फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसमें वो शहीद हो गए। हक़ की बात करने वाले इस नौजवान की आवाज़ को खामोश किया गया और एक बार फिर ये मज़मूम कोशिश की गई है जिसकी हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। ज़ाहिर पूरी जो तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से मजम्मत की गई है और बहुत ही दुख का इजहार भी किया जा रहा है। आज उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उनको सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये वाक़यात बहुत हैं। अगर हम सिर्फ एक ही इलाके की बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस में भी कई वाक़यात पेश आए इसी तरह के जहाँ पर दहशत गर्दी की गई। अगर मैं आपको बताऊँ कि 5 जुलाई 1997 को KC के साबिक़ मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद हामिद को भी उनके घर के बाहर कत्ल किया गया। इसी तरीके से हमें ज़हरा शाहिद का भी वाक़या आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। उनको भी 19 मई 2013 को उनके घर के बाहर ही मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियों का निशाना बनाया और वो उसमें शहीद हो गई। इसी तरह 19 सितंबर 2011 को एक वाक़या पेश आया जिसमें चौधरी असलम के घर के बाहर धमाका हुआ, लेकिन वो उसमें बच गए थे। उसके बाद फिर वो शहीद हुए। इसी तरीके से 20 अप्रैल 2012 को सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा रिजवी को डिफेंस ख़याबान शमशीर में वाक़ स्टूडियो में हलाक किया गया। 24 अप्रैल को समाजी कारकुन सबीन महमूद को भी इसी तरीके से मुसल्लह अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया और उनको शहीद किया। और 22 जुलाई 2008 को साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खालिद शहनशाह को भी डिफेंस ख़याबान बुखारी में गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस तरह के वाक़यात में हम बेहतरीन इंसानों को खो देते हैं और वो जो यहाँ से चले जाते हैं उसका अफसोस कभी ख़त्म नहीं होता। और अली रज़ा आब्दी हमारे प्रोग्राम में भी कई बार आए, उनसे मुलाकात रही, बेहतरीन इंसान थे। हम इस पर बात करेंगे, कराची के अमन अमान की सूरत हाल पर भी बात करेंगे, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर शुएब बर्नी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा। आप दोनों को मैं शुक्रिया अदा करूँगी। उज़मा कारदार साहिबा, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी बताया जा रहा था कि उनको थ्रेट्स भी हैं, सिक्योरिटी भी उनके लिए मांगी गई थी वफाक की जानिब से। क्या आप लोगों तक इस तरह की कोई रिक्वेस्ट पहुँची थी कि सिक्योरिटी फ़राहम की जानी चाहिए? सिक्योरिटी क्यों नहीं फ़राहम की गई अली रज़ा आब्दी को? जी सुमैया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। नहायत रंज और अफसोसनाक वाक़या है और हमारे दिल जो हैं गमज़दा हैं इस वक्त। अली रज़ा आब्दी जो हैं वो एक बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन थे और उनकी MNA रह चुके हैं और मतलब उनकी बहुत हमारे दिल में इज़्ज़त थी। 4 दिन पहले जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने भी तहकीकात का हुक्म दे दिया है, क्योंकि उनको भी बहुत सख्त तशवीश है और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शहरयार आफरीदी जो हैं उन्होंने बाकायदा एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। 4 दिन पहले ये अब पता चल रहा है कि उनको ये लाइव थ्रेट्स दी जा रही थी और उनको पता लग गया था कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। मेरा सवाल यही था कि 4 दिन पहले तक अगर MK भी कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि उनको 4 दिन पहले से थ्रेट्स मिल रही थी, वफाक को इस बात का इल्म था कि वफाक तक ये बात पहुँचाई गई थी कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए? जी देखें, ये तो सिंध हुकूमत का काम था। मुराद अली शाह को चाहिए था कि वो अपने जो भी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो भी उनके वहाँ पे मामलात देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, उनको चाहिए था कि इनको फराहम की जाए सिक्योरिटी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है और अब तो दुख ही होता है कि इनको क्यों नहीं दिया गया। और अब आज इन्होंने बाकी कुछ MQM लीडरान हैं उनको इन्होंने सिक्योरिटी दी है, लेकिन अब जो एक वाक़या हो गया अफसोसनाक वो तो हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी गफलत है हुकूमत की। इनको चाहिए था कि जब पहले उन्होंने जिस दिन इनसे कहा है कि उनको एक
थ्रेट्स मिल रही हैं, उसी वक्त इनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। इस पर जरा सियासत ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि बड़ा ही अफसोस है शुएब, हमने देखा कि सिक्योरिटी थ्रेट्स का जो मामला है ये कोई आज से नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कराची के हालात कुछ महीनों से खासे ख़राब नज़र आ रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल इस पर पहले भी हमने गुफ्तगू की है। ये बहुत बड़ा लॉस है। ना सिर्फ हम बात करें कि सियासत में एक बेहतरीन इंसान भी हमने खो दिया, एक बेहतरीन दोस्त भी हमने खो दिया है। आपको क्या लगता है कि वाकई गफलत है इसमें? एक दूसरे को बस इल्ज़ामात देना ही काफ़ी नहीं होगा? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की। अली रज़ा आब्दी जो हैं वो एक नफीस इंसान थे, उसके साथ साथ सियासतदान थे और ख़ास कर वो सहाफ़ियों की महफ़िलों में बहुत घुलते मिलते थे। उनके ट्विटर से ही आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1.5 लाख से ज़ायद उनके फॉलोअर्स हैं। इसके साथ साथ वो कराची में आम चाय के होटलों पर रात के औकात में बैठते थे, क्रिकेट मैचेस में शरीक होते थे, तो वो सोशल सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। इसके साथ साथ उनका जो एक अपना रेस्टोरेंट था, वहाँ पे लोग उनके खास करके जो सी फूड की, लेकिन अली भाई के साथ सिक्योरिटी कभी हमने नहीं देखी। नहीं, इलेक्शन में थी। नहीं, इलेक्शन से पहले उनके साथ 2 गनमैन होते थे जो कि पुलिस के थे, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के मुकाबले में कराची में जो गुलशन इकबाल की नशिस्त है वहाँ से जनरल असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन क्योंकि उन्हें शिकस्त हो गई थी और उसके बाद उन्होंने मुत्तहदा को भी खैर बात कह दिया था, जो आपस में मुत्तहदा थी। बिल्कुल, तो उसके बाद वो 2 गनमैन भी नहीं थे। कल फारूक सत्तार साहब ने भी इस चीज़ की निशानदही की कि अब उनके साथ 2 गनमैन जो पहले होते थे वो नहीं थे। और कल जिस तरह से हमने वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज देखी है सुमैया, वो सब आया कर रही है। ये मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने किस तरह से 10 सेकंड से भी कम में गोली चलाई और माहिर निशानाबाज थे। उन्होंने तरबियत याफ्ता वो लग रहे हैं, 10 सेकंड से भी कम गोली लगी, सर में गोली लगी और उससे उनकी मौत वहीं पे वाक़ई हुई। लेकिन फिर भी उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जाँबर नहीं हो सके। लेकिन शिव, इससे ऐसा लग रहा है कि बाकायदा रेकी की गई उनकी। जी बिल्कुल, आज मेरी पीर मोहम्मद शाह साहब से जो SSP साउथ है उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ये अली रज़ा आब्दी साहब के घर पे आने का टाइम नहीं था। वो अमूमन रात 10 बजे अपने रेस्टोरेंट जाते थे और वहाँ से 2 बजे के बाद घर तशरीफ़ लाते थे। कल उन्होंने अपनी बेटी से डिनर की कमिटमेंट करी थी। वो 27 तारीख को अमेरिका जा रहे थे। उस बेटी को डिनर कराने के लिए वो कल वक्त से पहले अपने घर पहुँचे हैं। फ़िशरी में जो, क्योंकि इनका सी फूड का काम था, ये वहाँ से वापस आए हैं और इनको उस अपनी बेटी को डिनर पे ले जाना था, फैमिली को, और उसके बाद इनको वहाँ पे कहीं डिनर के लिए जहाँ भी इन्होंने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था वहाँ जाना था। लेकिन आप देखें जो मुसल्लह मुलजमान थे, मोटरसाइकिल सवार मुलजमान, वो घात लगा के पहले से उस एरिए में मौजूद थे। यकीनी तौर पे इनकी रैकी ये जहाँ जिस दफ्तर से निकले वहाँ पे भी हुई होगी, जिस जगह से ये गुजरे हैं वहाँ भी उनके सहूलतकार मौजूद होंगे जो ये टारगेट किलिंग पार्टी थी। और जब ये गली में दाखिल हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घर में बिल्कुल दाखिल हो रहे थे, तो इनको घात लगा के निशाना बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल शुएब, मैं मजीद भी आपसे सवाल करूँगी, क्योंकि इसमें अब तक की जो हमने अपडेट देखी है, खबर ये है कि उनके एक सिक्योरिटी गार्ड जो था, जो कि उनका गेट गार्ड था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही उसको नौकरी पर रखा गया था। और जो अब तक पेशरफ सामने आई है कि 30 बोर पिस्टल जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया, वो लियाकताबाद में भी एक कत्ल हुआ था एक नौजवान का, जिशान का, एहतिशाम का 10 तारीख को उसका कत्ल हुआ था। 10 तारीख को था, उसमें भी यही असला इस्तेमाल हुआ था। चले पीजे मीर साहब भी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। पीजे मीर साहब, इस कराची ने बहुत खून खराबा देखा है, बहुत सारे ऐसे मनाजिर देखे हैं, बहुत सी माओं ने अपने बेटों को खोया है, बहुत सी बीवियों के सुहाग उजड़े हैं, लेकिन अमन व अमान कायम हो गया था। कराची एक बार फिर रोशनियों का शहर बन गया था। ये दोबारा से शुरू हुआ। आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? और एक बेहतरीन इंसान, एक बहुत अच्छा सियासतदान हमने खो दिया है। हर किसी की ज़ुबान पर यही सवाल है, क्यों, आखिर क्यों अली रज़ा आब्दी साहब, क्यों? He was such a good man, मैं आपको क्या बताऊं। और इसका जो लॉस है, मैं समझता हूँ ये मैं कराची की जो अब इंतज़ामिया है ये इसके ऊपर होगा। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि भाई आपने ये कराची की इंतज़ामिया का हाथ है कोई। अब कराची की इंतज़ामिया का मैं समझता हूँ उसकी एफिशिएंसी का आपको एक परफॉर्मेंस नज़र आएगी कि ये कितने एफिशिएंट है कि वो आप ये जो टारगेट किलर्स है आप इनको पकड़ें। ये इस वक्त सवाल यही उठेगा और कोई नहीं है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को ये नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका सवाल है कि इतना प्यारा शहर, और इस शहर को आज हम देखो ये वही पुरानी आपकी जो खराब और संगीन और संजीदा ये आपकी जो यादें हैं वो आपने दिखा दी हैं आज। तो इस तरह की जो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि एक तो आपके इस वक्त देखो हम पता क्या करते समय हम ये करते हैं, हर चीज को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं जब हादसा हो जाता है। सिक्योरिटी बिल्कुल उसको देनी चाहिए थी,
बिल्कुल उसके पास होनी और इस पर सियासत भी होनी चाहिए पीजे साहब, ये भी तो एक चीज है ना, इस पर सियासत भी करने लगते हैं कि ये इसकी जिम्मेदारी थी, ये उसकी जिम्मेदारी थी। तो हम कब तक ये बात करेंगे कि सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे या जो भी कुछ था। इस शहर के हर शहरी का हक है कि उसको सिक्योरिटी मिले, वो अपने शहर में आराम से घूम सके, उसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो, कोई गम ना हो, कोई खौफ ना हो। इस पर हम बात करेंगे। हुकूमती नुमाइंदे भी हमारे साथ उस्मा कारदार मौजूद हैं, पीजे मीर साहब हैं और शोएब बर्नी हैं। इस ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को इस तरह आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम बात करें अली रज़ा आब्दी के बहिमाना कत्ल के हवाले से और बड़े अहम इनका शफात हैं जो कि सामने भी आ रहे हैं। अभी शुएब से भी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी। शुएब, जो पिस्टल जिसका इस्तेमाल किया गया और वो दो केसेस हैं जिससे ये कड़ियाँ मिल रही हैं। एक लियाकताबाद में एहतशाम नौजवान का जो कत्ल किया गया इसी पिस्टल से किया गया। ज़रा आप बताइएगा जो ऑफ द रिकॉर्ड आप गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, आज तफ्तीशकारों की तरफ से एक चीज़ मीडिया में सामने आई है, वो ये कि 10 दिसंबर को इसी महीने लियाकताबाद के इलाके में एहतशाम नामी एक शख्स का कत्ल हुआ था, जिसको इब्तिदा में पुलिस ने ये कहा कि ये झगड़े के नतीजे में होने वाली फायरिंग के नतीजे में ये शख्स मारा गया है। अच्छा। पुलिस ये कहती है कि उसके मरने के बाद जो मुकदमा दर्ज किया गया और जो उसकी तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस इस पहलू पर पहुँची है कि उसे इरफान नामी शख्स ने कत्ल किया। इरफान नामी शख्स के कत्ल, जो उसके एहतशाम के कत्ल में जो वेपन यूज़ हुआ है, उसी वेपन से बताया जाता है कि इनके ऊपर भी हमला किया गया है। तमाम CTD के अफसरान ये कहते हैं कि जो टारगेट किलर अली रज़ा आब्दी को मारने के लिए आया था उसके पास 2 पिस्टल्स थीं। एक तो हमने CCTV फुटेज देखी जिससे वो गोली चलाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पे 2 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा। और वहाँ पे 2 हथियार थे मौजूद जिससे फायरिंग हुई। वो तो हमें CCTV फुटेज में नज़र आ गया, तमाम मीडिया से आवाम ने देख लिया। लेकिन CTD ये कहती है कि 2 पिस्टल यूज़ हुए। अब ये जो पिस्टल यूज़ हुआ है इसका जो फॉरेंसिक करवाया गया है और जो तफ्तीशकार कहते हैं कि जो लियाकताबाद में एहतशाम का कत्ल हुआ है उसके जो MTs हैं और जो अली रज़ा साहब की जो कत्ल में मुलव्वस जो MTs हैं जिनसे उनको हिट किया गया है वो आपस में मैच हुए हैं। तमाम अभी CTD और जो कराची पुलिस है वो कमांड एंड कंट्रोल रूम के कैमरास के ज़रिए और काम कर रही है। SSP साउथ और SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन तारिक धारीजो और पीर मोहम्मद शाह दोनों से हमारी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि कमांड एंड कंट्रोल रूम के कैमरास से हम उस फुटेज को और मज़ीद क्लियर करना चाह रहे हैं कि कौन शूटर था। एक जो CCTV कैमरा है वो अली भाई के घर के बिल्कुल गेट पर भी लगा हुआ है, जो अब तक हमने खबरों में देखा कि वहाँ पर हर घर पर एक CCTV कैमरा मौजूद है। तो उनसे ही मदद मिल सकती है शुएब? जी बिल्कुल। डिफेंस में तो बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं तो उन्होंने अपने ज़ाती कैमरे लगाए हुए हैं और उनकी फुटेजेस भी अमूमन हमें दिखाई देती हैं। शहर के दीगर इलाकों के मुकाबले में डिफेंस क्लिफ्टन में होने वाला क्राइम इसी CCTV फुटेज की मदद से डिटेक्ट होता है और यहाँ पर भी ये CCTV फुटेज जो हमें सामने आई है ये है। इसके साथ साथ जो उनके गनमैन का जो रोल है जिसने गेट देखा और फायरिंग होते वो अंदर चला गया, अपने उनके वालिद साहब को कहा कि मुझे कोई वेपन दें, मैं जाके फायर बैक करता हूँ। इसी वजह से उस गनमैन को भी पुलिस ने तफ्तीश के लिए, इंटेरोगेशन के लिए हिरासत में ले रखा है। पीर मोहम्मद शाह ये कहते हैं कि इस वाक़े में क्योंकि जिस तरह से ये अपने वक्त से पहले आए अली रज़ा आब्दी, क्योंकि इनका टाइम जो शेड्यूल है वो रात 2 बजे का था, ये उस टाइम घर आते थे, ये अचानक आए और इन्हें डिनर में जाना था। सवाल ये है वो कौन सा ग्रोह है जो कि कराची में एक्टिव हुआ है? इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं कि एक ही महीने में अगर 2 या 3 वाक़यात होते हैं और इस तरह से अभी वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि 6 हफ्तों में 6 वाक़यात हुए हैं, जब वो खुद भी बेबस नजर आ रहे हैं और उनका भी कहना है कि हमें इकट्ठा होना होगा, दहशतगर्द इकट्ठे हो गए। तो ये जो चीज़ें बड़ी अलार्मिंग हैं, इनको समझना भी पड़ेगा। एक आम आदमी ज़ाहिर खौफ में मुब्तला होता है, उसको खौफ से निकालना भी रियासत की जिम्मेदारी है। उस्मा कारदार साहिबा, रियासत की ये जिम्मेदारी भी है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। उसके बाद जो वाक़या हो जाए, उसके बाद जो करना है वो तो बात की बात है, लेकिन इन वाक़यात से किस तरह बचा जाए ये भी तो रियासत की जिम्मेदारी है। क्या वाकई यहाँ पर रियासत की नाकामी है कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, मुस्तकिल हम देख रहे हैं? सुमैया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रियासत का ये अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे हर पाकिस्तानी शहरी को। और आपने देखा कि ये इसीलिए अली रज़ा आब्दी का जब ये कत्ल इनका हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद अपने हाथों में ये सारा मामला लेके तो इंक्वायरी इनिशिएट की है। और आपको यकीन मैं दिलाती हूँ
कि सारी हम रेड अलर्ट पे हैं, हमारी सारी एजेंसीज, हमारे सारे लॉ इन्फोर्सिंग के जो इदारे हैं, और ये बच के कातिल कहीं नहीं जा सकता जिस तरह अभी पेशरफ्त हो रही है। इंशाअल्लाह ताला ये पकड़े जाएंगे और लोग कौम इस वक्त मुतहिद होनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी बहुत ख़तरात हैं। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया है कि जो हमारे जो दुश्मन हैं वो उनको बड़ी सख्त तकलीफ है। वो चाहते हैं स्कटल करना कि हमारी कोई देखें, एक सिक्योरिटी नहीं होगी, ना कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ है उस्मा साहिबा, हमें ना ज़्यादा इत्मीनान का इज़हार नहीं करना चाहिए कि हम ये समझ के बैठ गए हैं कि कराची में बिल्कुल अमन अमान बहाल हो गया है, अभी इस तरह को काम करने की ज़रूरत नहीं है। दहशतगर्द जो है वो भर रहा है, वो दहशतगर्दी फैला रहा है और इस पर ज़रा अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको ज़रा देखना चाहिए उस्मा साहिबा। देखें आप, ये जो अभी शहरयार अफरीदी आपको कह रहे थे, जो पिछले कुछ देर पहले जो चाइनीज़ काउंसलेट पे जो हमला हुआ है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान टेक ऑफ करे, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो हब हो इस वक्त सब इकोनॉमिक एक्टिविटी का। उसमें अब इस वक्त जो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, हमारे चारों ममालिक रीजनल इंटरकनेक्टिविटी के लिए किस तरह से कोशियां हैं और किस तरह से एक बहुत पावरफुल ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसमें चाइना भी शामिल है, रशिया भी है, ईरान भी होगा, अफगानिस्तान भी। दुश्मनों को ये बात हजम नहीं हो रही, उनको तो ये बात एक आंख नहीं भा रही, एक आंख नहीं भा रही। वो जा रहे खौफ और हरास फैलाना, वो जा रहे हैं, लेकिन उस खौफ और हरास को खत्म भी करना है। रियासत बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और ये हरगिज नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। पीजे मीर साहब, हम ये देखते हैं कि बुलंदोबांग दावे होते हैं, बड़ी बातें भी की जाती हैं, लेकिन ये सब कुछ वाकयात होने के बाद होता है। उससे पहले अगर हम देखें, मैं थोड़ी सी इस पर मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा तज़किया दें। असलहा जो कि इतनी आराम से दस्तयाब हो जाता है, नौजवान जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं दहशतगर्द नौजवान जो कि तरबियत याफ्ता हैं, इनको असलाह कहाँ से मिल रहा है, ये कौन सा ग्रुप है जो एक्टिव हुआ है, ये असलाह कहाँ से आ रहा है, ये नौजवान कहाँ से कहाँ मूवमेंट है इनकी, इस पर क्या वाकई बहुत ही ज़बरदस्त आई चेक रखने की ज़रूरत है। ज़ाहिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी और बहुत ज़बरदस्त काम करने की ज़रूरत है अगर हम अभी की सूरत हाल को देखें। पीजे साहब देखिए, ये जो बात कर रही हैं बड़ी अच्छी बात कर रही हैं, और इससे पहले मुस्लिम लीग नून भी यही करता था, पीपल्स पार्टी भी यही करती थी, जनरल मुशर्रफ के टाइम पे भी यही होता था। देखो, हम उस वक्त रिएक्ट करते हैं कि जब कोई एक्शन हो जाता है, उससे पहले आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते कि आप अपनी सिक्योरिटी पे कंटिन्यूसली काम करते रहे। ये दहशतगर्दी यहाँ होती रहेगी और हर मुल्क में होती है, ये पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, ये हर जगह दहशतगर्दी होती है। लेकिन आपके जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, आप उसको अप टू डेट करते हो, आप उसको स्टेट ऑफ द आर्ट, उसको आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हो। लेकिन पीजे मीर साहब, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत काम किया है, जानें भी गंवाई हैं, इस शहर के अमन को भी बरकरार किया है, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोताही हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ ब्लेम गेम होता है एक दूसरे पर, उससे भी तो निकलना चाहिए ना हमें। पीजे साहब, ये बिल्कुल आप सही बात कर रही है सर। देखो, आपको मैं याद दिलाती चलूं कि अभी मैं सिर्फ आपसे ये कहूँ कि देखो, सबसे पहले ये जो आपस में जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इसमें ये लड़ना बंद करें एक दूसरे से। ये जब तक लड़ना बंद नहीं करेंगे, दहशतगर्द किसी फॉर्म में भी आएगा, वो आपका नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी, वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट का भी और अपोजिशन का भी, वो दोनों का फायदा उठाता है दहशतगर्द। क्यों? उसको पता है यार ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इनका जिस तरह मर्जी आप नुकसान करना चाहो करो। मैं समझता हूँ हमें संजीदगी दिखानी चाहिए। आज मैं आपको बड़ी अच्छी एक चीज बताता हूँ, गवर्नर हाउस लाहौर, खुदा की कसम इस तरह लगता है एक्चुअली गवर्नर हाउस है। वो बैरिकेड्स, बैरियर्स और इस तरह आप एक सॉफ्टवेयर इमेज भी प्रेजेंट करो, अपनी सिक्योरिटी भी तकड़ी करो, और साथ साथ आपके जो पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स, इनको स्टेट ऑफ द आर्ट आप ट्रेनिंग दो। जब इस तरह करोगे तब आप आगे जाओगे, लेकिन अगर आपस में लड़ना नहीं बंद करोगे, आप कहीं नहीं जाओगे। और अभी आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि घरों में कैमरास लगे हुए हैं। ये ऑपोजिट घर का एक कैमरा है जिसने इस टारगेट किलर को पकड़ा है, आब्दी साहब के घर का नहीं है। अब हमें चाहिए कि ये पीछे से कहां से आए हैं, अगले घरों के कैमरे पकड़ें, सारों की डीवीआर के अंदर आप इंफॉर्मेशन एक पिक्चर की बनाएं, जिस तरह की दूसरे ममालिक में बनाया जाता है। और ये बड़ा कराची का सेफ एरिया है पीजे साहब,
यहाँ पर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे नस्ब होते हैं। सेफ नहीं है, जिसने मारना है वो आपके पास आएगा। यही तो अलमिया है, यही तो अलमिया है। कैसा लगता है कि सेफ है और फिर वो अनसेफ भी हो जाता है, जिसने जो करना है वो करके चला जाता है। बिल्कुल, ये सही कह रही हो आप। इसीलिए हमें रिलैक्स नहीं करना चाहिए। और ये जो इमरान है अब ये कह रहा है अपनी इसकी इतनी सिक्योरिटी नहीं, मैं समझता हूँ इसकी सिक्योरिटी बहुत होनी चाहिए। ये लोग शोर मचा देते हैं प्रोटोकॉल और ये वो, दिस इज नॉनसेंस। सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डजंट मीन कि 10 गाड़ियां जा रही हैं प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल वो नहीं होता है, वो सिक्योरिटी होती है। बिकॉज एक प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, इनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, बड़ी जरूरी भी है। ऑपोजिशन छोड़ मचा दी, ओ जी प्रोटोकॉल लेकर चले, ओ जी ये करके चले। आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दिस रट। वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ टेररिज्म। बिल्कुल सही। पीजेपी साहब हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। शुएब बर्नी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही ये एक अफसोसनाक खबर है। हम दुआ गो हैं अली रज़ा आब्दी के जो अहले खाना है कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनके लिए बेहतरी की हम दुआ करते हैं। ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो जारी हैं और ज़िंदगी रुकती भी नहीं है। यही एक तल्ख़ हकीकत है हमारी ज़िंदगी की। अभी हम ज़रा बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इस वक्त इजलास जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। नोडेरो में मजलिस आमला का इजलास है और एजेंडे पर जो है वो गौर किया जा रहा है। एजेंडा ये है कि अब तक JIT रिपोर्ट आई है और अब से कुछ देर में शुरू होगा। मुझे बताया जा रहा है कि इजलास अब से कुछ देर में शुरू होगा। एजेंडा जो रखा जा रहा है इजलास का वो रखा जा रहा है कि JIT रिपोर्ट जो है उस पर जो है वो उसका जायज़ा लिया जाएगा। आइंदा के लाए अमल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइंदा का लाए अमल क्या होगा उस हवाले से बात की जाएगी। इरशाद संजरानी से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। इरशाद बताइएगा ये मजलिस आमला का इजलास कब तक शुरू होगा? मेन एजेंडा यही है जो मैंने बताया है या मज़ीद भी इसमें बातें हैं जो कि ज़ेर बहस आएगी इजलास में? देखिए बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं लाड़काना में नोडेरो हाउस के बाहर। सख्त सर्दी है लेकिन यहाँ पर जो सियासत का जो दर्जा हरारत बहुत गर्म है। आसिफ अली जरदारी अब से थोड़े लम्हों पहले यहाँ पर हेलीकॉप्टर में लैंड किया उन्होंने। अब से थोड़ी देर के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC का इजलास शुरू हो जाएगा और लतीफ़ खोसा अब से थोड़ी देर कबल पहुँचे, साबिर बलोच, एतजाज़ हसन और दीगर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब इजलास थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा। लतीफ़ खोसा से जब मैंने खबर निकालने की कोशिश की उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, JIT का जो मामला है वो अहम है, सबसे पहले उस पर डिस्कस होगा। मुराद अली शाह का जो हमने कल खबर ब्रेक की थी वो भी इस पर डिस्कस होगा कि मुराद अली शाह फंसते तो फिर किसको वज़ीर आला बनाया जाए। इस हवाले से पूरा एजेंडा इस हवाले से हमने हासिल कर लिया है। और JIT का मामला है, इसमें जो तमाम जो कानूनी जो पहलू लतीफ़ खोसा और फारूक एच नाइक बताएंगे कि कौन कौन फंसता है तो फिर हम किस तरह इसको हम टेकल करें। और सबसे बड़ी खबर यह कि बिलाल भुट्टो जरदारी आज जो है तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उसका असर है नो जायज़ा लेंगे और उन्होंने कहा था कि अब हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस हवाले से बाकायदा कहा था कि अब हम पीपल्स पार्टी की तमाम पॉलिसीज़ जो है और असर है नो उसका जायज़ा लेकर, यानी कि अवामी जो सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले करती थी। अभी ज़ाहिर 7 जनवरी तक ये समाअत मुलतवी हुई है। उसके बाद अगर जरदारी साहब की मुमकिन गिरफ्तारी की बात है उसके हवाले से पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? देखें 7 जनवरी तो बहुत बात की बात है। 31 जनवरी को जो है 31 दिसंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आसिफ जरदारी को नोटिस जारी किया था पेश होने का। वो दिन भी बड़ा अहम है, उसको लेकर सबसे ज़्यादा डिस्कशन उसी पर हो रही है कि 31 दिसंबर को अगर आसिफ जरदारी को बुलाया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, क्योंकि बैंकिंग कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट में आती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अदारा और बड़ी अदालत है, अगर वो हुक्म देती है तो फिर बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। इस हवाले से हमने कल अपने सोर्सेज से भी की पीपल्स पार्टी के अंदर भी 2 धड़े बन चुके हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो खबरें बिल्कुल सही हैं। एक बड़े जो आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त वो दावा कहते हैं कि मेरे पास 50 MPs हैं। अगर आप पीर पगारा को ये मैसेज गया है, क्योंकि पीर पगारा अलग उन्होंने अपने जो अली गौर खान महर को एक टास्क दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत को गिराने के लिए, जो बाकायदा पेशबंदी की गई। अली जैदी ने, आपको याद होगा 3 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने ही सवाल किया था कि क्या पीपल्स पार्टी के MPs आपसे या MNS राब्ते में? उन्होंने कहा था कि दर्जनों पीपल्स पार्टी के MPs हमारे साथ राब्ते हैं। तो अपोजिशन अपने गेम खेल रही है और पीपल्स पार्टी उसी को फिर डिफेंस करने के लिए अपना एक प्लान बनाएगी। इस हवाले से
से सीसी में अहम इजलास होंगे। अगर आसिफ जरदारी गिरफ्तार होते हैं तो सिंध हुकूमत बचाना सबसे बड़ी इस हवाले से पीपल्स पार्टी, बड़े बड़े नाम भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं, या अगर बिल्कुल सही, यहाँ पर ज़ाहिर वजीर का नाम भी सामने आ रहा है, उस एंगल पर भी गौर करेगी आज के मजलिस से सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मामला जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। उज़मा कारदार साहिबा, ये जाली अकाउंट्स वाला मामला, इसको तो ये भी कहा जा रहा है कि पनामा से भी बड़ा मामला होगा। आप ये जो पावर ब्लॉक की बात कर दी अभी हमारे नुमाइंदे ने, इरशाद ने, वो कहते हैं कि बड़े जो लोग हैं, MPAs हैं, वो राब्ते में हैं हुकूमत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो क्या बताएंगे इस हवाले से? आपके पास कोई है खबर? राब्ते में हैं लोग आप लोगों से? सुमैया, पहले तो मैं चाहूँगी कि आसिफ अली जरदारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नोडेरो में देना चाहिए फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। आपको शायद मालूम नहीं है कि 1999 में जो स्टैंडिंग कमेटी है अमेरिका में, उन्होंने इसको आसिफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग को टेस्ट केस बना के पेश किया था कि भाई ये इसको देखें कि ये किस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। PSDP के जो 2000 अरब के फंड से पिछले 10 साल में, सुमैया, उसमें से 35% जो है उन फंड्स की वो सब आसिफ जरदारी के अकाउंट्स में, इन फेक अकाउंट्स में गई है। ये जो फेक अकाउंट्स है, ये वो मिसाल है अली बाबा 40 चोर। ये जो आप कह रही है ना फॉरवर्ड ब्लॉक तो बनना है, क्योंकि जो अली बाबा और उनके इर्द गिर्द के जो 40 लोग, जिसमें मुराद अली शाह बहुत बड़े प्लेयर, ये मजीद, अनवर मजीद बहुत बड़े प्लेयर, ये जो प्लेयर हैं, इन्होंने पूरे कौम का जो पैसा है वो इन्होंने इकट्ठे मिल के लूटा है और ऐसी प्लानिंग की है कि यानी जाली अकाउंट्स में लेयरिंग पे लेयरिंग, 40 अकाउंट्स की लेयरिंग। आप सोचें, इन्होंने तो बैंकों को भी नहीं छोड़ा। एक समट बैंक है, उसमें आप सोचें कि इन्होंने 24 अरब रुपया वहां से लोन लिया, जबकि इक्विटी उसकी सिर्फ 16 अरब थी। इन्होंने जिस तरीके से ये फ्रॉड किया है, आप सोचें कि अगर जिसको कुछ नहीं मिला वो अवाम है सिंध की, जो कि छप्पड़ में जानवरों के साथ पानी पीते हैं और जिनकी आप थर कि उनकी अमवात जो है किस तरीके से हर महीने वहाँ पे इतनी अमवात होती हैं। तो इन्होंने ये जो जुल्म किया है, ये 2015 में पहले जाली अकाउंट्स का किस्सा आया था, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने इसके ऊपर पर्दा डाल दिया और 2017 तक कोई तफ्तीश नहीं हुई। 2017 में इस पे सुओ मोटो एक्शन लिया चीफ जस्टिस ने, तब इसकी जनाब आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और 2018 में FIA ने और ये अपील की सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमारे हाथ खड़े हैं, हुकूमत हमसे कोई नहीं कोऑपरेट करती, आप खुदा के लिए एक JIT बनाएं ताकि जितने अदारे हैं उनकी मुआवनत हमें हासिल हो। आप सोचें, मुराद अली शाह कारदार साहिबा, जब भी एक परत हटती है तो एक नया होता है, वो इतना भयानक होता है कि आप देख के हैरान रह जाते हैं। PJ मीर साहब, हमने देखा कि यहाँ पर तो जो उनकी बहन है जरदारी साहब की, उनके नाम सिंध में इतनी ज़मीनें हैं जो कि इन्हीं जाली अकाउंट से इसकी पेमेंट्स हुई है। फिर ग्रोसरी लिस्ट है, फिर वहाँ पर जानवरों का खाना है, तो क्या क्या कुछ नहीं है। जो एयर टिकट्स हैं जो कि जाली अकाउंट से जिनकी पेमेंट्स हुई हैं, ये तो एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है जो खुल गया है। कुर्बानी के बकरे भी इसी अकाउंट से दिए गए। अच्छा, ये बड़ी देर का खुला हुआ था पेंडोरा बॉक्स, ये बहुत देर का ये खुला हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि 11 साल में आपने इस शख्स को कहा कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट है, ये मर्डरर है, ये मनी लॉन्ड्रर है, ये हर किस्म का, ये आप कह लो कि ये डिकॉइट है। 11 साल आपने इस आदमी को जेल में रखा, फिर उसके बाद आपने इनको बना दिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये मुझे बताएं कि आपका लॉ क्या कर रहा है? 11 years you haven't proved anything और अब ये नई चीजें निकल रही हैं। Why is that कि हम बड़ा डिलेड एक रिएक्शन देते हैं, बड़ा डिलेड एक, मैं समझता हूँ कि जहाँ आपने विन एज एंड वेन नेसेसरी आप कोई चीज़ निकालते हैं। ये आज इमरान है, आई कैन टेल यू इन 5 or 6 years टाइम इस इमरान के ऊपर भी कुछ निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हम इमीडिएटली एक्शन नहीं लेते इस मुल्क के अंदर। नवाज शरीफ इज वन ऑफ दोस। आपको सबको पता था कि 90s के अंदर क्या हो रहा है, नो वन रियली टॉक्ड अबाउट इट। हम हर जगह डिलेड एक रिएक्शन देते हैं।
अब मैं समझता हूं कि एक नई आप तब्दीली कह लो या नया दौर कह लो, बिकॉज ये वो पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसके पास पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं। तो मैं समझता हूं कि इस पार्टी के ऊपर एक उम्मीद है कि अल्लाह करे ये और बेहतर करे, ये और अच्छे काम करे, और एक चीज को जरूर करे जो इनका नाम है, इंसाफ। फिर इंसाफ ये नहीं है कि आज हम अली भाई के लिए बात कर रहे हैं, इंसाफ फिर एक गरीब आदमी के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। इंसाफ हर एक के लिए होना चाहिए, और तभी हम आगे जाएंगे जहाँ के हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। ये बात तो मैंने की थी कि जाहिर है अगर अमनो अमान की बात हम कर रहे हैं तो फिर सिक्योरिटी तो हर आदमी को मिलनी चाहिए, इसलिए इंसाफ भी हर इंसान को मिलना चाहिए। हम बात करते हैं ना, पीजे साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कानून के जो तकाजे हैं वो एक आम आदमी के लिए अलग होते हैं और एक ख़ास आदमी के लिए या एक सियासतदान के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, वो बड़ी आराम से निकल जाता है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी हम देखते हैं सज़ा मौतर हो जाती है, घर में बैठे हैं, घर को सब जेल करार दे दिया गया, जेल में भी बी क्लास की सहूलतें हैं, जरदारी साहब गिरफ्तार हो भी जाएंगे, तो क्या सूरत हाल लग रही है आपको आगे बनती हुई? जी आप मुझसे पूछ रही हैं? नहीं, पीजे मीर साहब। ये जब हम कहते हैं ना, ये कितने आम आदमी पकड़े जाते ये कितने आम आदमी पकड़े जाते हैं और फिर हम उनको आप फैसिलिटीज भी दे देते हैं। फिर एक आम आदमी को भी फैसिलिटी दो, क्यों नहीं देते हो? ये जो डायकॉटमी है ये आपके सामने हर तरीके से और हर तरफ से नजर आ जाती है। व्हाई इज इट कि हर पॉलिटिशियन जो पकड़ा जाता है, जो कन्विक्ट हो रहा होता है, उसको कोई हार्ट का दौरा हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर खराब हो जाता है, उसकी कोई बीमारी नजर आ जाती है, लेकिन उससे पहले वो हटा कटा हर जगह फिरता है। ये जो है, ये हमारे लॉज के जो लकूनास हैं, आई थिंक इन लकूनास को वी नीड टू री राइट आवर लॉज, वी नीड टू रिविजिट आवर लॉज, वी नीड टू रिविजिट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, कि आप हर चीज को रिविजिट करके, बिकॉज 1904 का जो पुलिस का लॉ है, ये 1903 का, ये 1915 में सब कुछ होता नहीं है, आज नहीं है। बिल्कुल सही। लास्ट 20 सेकंड से उस्मा कादर साहब शॉर्ट कमेंट दे दें, लेकिन ऐवान में होनी है तरमीम। बात किसकी करते समय? आवाम की। बिल्कुल जल्दी से उस्मा साहिबा। सुमैया, पहले तो मैं जरा पीजे मीर साहब को मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं। मैम किस तरह बच गए सारे? ये एनआरओ से बच गए और ये मुकमुका से बच गए। कानून हमारे सारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंटैक्ट है। जब ऑप्शन करनी होती है, आप मुझे शो खत्म करना है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कि तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।